क्षेत्र को छोड़कर गैसें पलायित नहीं करती, इसीलिए पृथ्वी पर वायुमंडल पाया जाता है। जबकि चंद्रमा पर देखिए उसके पलायन वेग का मान 2.38 किलोमीटर पर सेकेंड, जो गैसों की ऊष्मीय वेग से क्या है, कम है। यानी कि ये गैसें 2.5 किलोमीटर पर सेकेंड के ऊष्मीय वेग की हैं, तो चंद्रमा के चारों तरफ वायुमंडल में उपस्थित नहीं होती, वो पलायित कर जाती हैं। इसीलिए चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं होता, जबकि पृथ्वी पर वायुमंडल है। ठीक है, ये आप व्याख्या कर लिए। आप इसकी व्याख्या कर लिए हैं तो आप इसको लिख सकते हैं, आप लिखें इसको। यहाँ देखिए, एक कृत्रिम उपग्रह पृथ्वी के ठीक ऊपर चक्कर लगा रहा है। उसके परिक्रमण काल टी और घनत्व तो इतने की सिद्ध करो कि आवर्तकाल इतना होगा। ठीक है, यहाँ देखिए परिक्रमण काल टी बराबर होता है 2π√RE/g। क्लियर होगा। एक और चीज़ हम आपको बता देते हैं, GME बराबर होता है GRE²। यानी g की जगह हम लिख सकते हैं 2π√, ठीक है ना, RE/GME RE का स्क्वायर। यानी हम ये भी लिख सकते हैं कि 2π/REQ/GME। ये बात क्लियर हो गई आपकी। थोड़ा सा और एक कंसल्ट करते हैं आपसे। यहाँ देखिए कि अगर हम ME की बात करें, द्रव्यमान होता है आयतन गुणे घनत्व। हम यहाँ पृथ्वी का द्रव्यमान लिए हैं तो आयतन लेंगे तो ये हो जाएगा 4/3πRQ, और घनत्व हम क्या लेंगे, रो। ठीक है ना। हम क्या करते हैं कि ये जो हमने समीकरण बनाया है, ये जो समीकरण निकाला है हमने, इसी में ME का मान रख देते हैं। तो T बराबर होगा 2π√REQ। यहाँ ध्यान से समझिए, G वैसे ही रहेगा, ME की जगह लिख सकते हैं 4/3πREQ और रो। ठीक है, अब RE से RE कैंसिल हो गया। ठीक है, T बराबर हो जाएगा ठीक है, 3 ऊपर हो जाएगा आपका। ठीक है ना, तो 2π है ना, यहाँ हो जाएगा आपका 3 ऊपर हो जाएगा, तो 3 ऊपर कर लीजिए। ठीक है, G आ गया, 4 आया और आपका रो आया, पाई भी आ रहा है, सॉरी। अब क्या करते हैं, इस पाई को अंदर कर दीजिए, तो T बराबर हो जाएगा √3/4π² बट्टे, इसको हम अंदर कर दिए तो ये हो जाएगा G4π रो। ठीक है ना। तो देखिए 4 कैंसिल हो गया, एक पाई कैंसिल हो जाएगा, तो T बराबर आपका आ रहा है 3π/0। यही आपका प्रूफ आपको दिखाना था। ये आवर्तकाल आपका प्रूफ हो गया। ये क्लियर हो गई। एक चीज़ और बोला है कि दिखाइए कि एक नियतांक है। देखिए दिखाइए कि एक नियतांक है, तो देखिए यहाँ पे इसी से समझ लीजिए। इस रूट को अगर हम बाहर ले लें तो T√2 लिख सकते हैं। देखिए ये वाला चीज़ हम यहाँ लिख सकते हैं। देखिए ये जो रो है इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, तो अंदर क्या बचेगा, 3π/g। सोचिए ज़रा, ये सार्वत्रिक नियतांक है g, इसमें बाकी सब अंक हैं, तो हम ये तो कह ही सकते हैं कि रो बराबर सार्वत्रिक नियतांक है ना, ये नियतांक हो गया। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि इसका मान हम इससे लिख सकते हैं। यानी 3 का मान रख दीजिए, पाई का मान रख दीजिए, 3 रख दीजिए, पाई का मान रख दीजिए, जी का मान हल कर देंगे तो ये जो मान आएगा इसका मान हम ज्ञात कर सकते हैं। ये इसका मतलब। अगला देखिए, पलायन वेग और कक्षीय वेग में संबंध। देखिए पृथ्वी तल के करीब, पृथ्वी तल के समीप कक्षीय वेग कितना होता है, √GRE। और पलायन वेग कितना होता है, ये क्या है आपका कक्षीय वेग है। पलायन वेग कितना होता है, पलायन वेग आपका होता है VE बराबर √2GRE। दोनों को भाग दे दीजिए तो V0 VE कर दीजिए, तो यहाँ जाएगा GRE बट्टे में √2GRE। ये सब रूट कट जाएंगे तो आपको आएगा
V बराबर जी आर, ये आपका यहाँ है ही है। इसको हम थोड़ा अलग कर लेते हैं, ये आपका कैंसिल हो गया। तो V0 VE बराबर हो जाएगा √2 V0। क्या मतलब निकला कि पलायन वेग बराबर √2 गुणे कक्षीय वेग। हो गया ना, ये आपको समझ में आ गया? ठीक। अगला देखिए, उपग्रह का परिक्रमण काल ग्रह की ऊंचाई के सतह पर किस प्रकार निर्भर करता है ना? तो ये होता है T² बराबर h³ के। तो आप कह सकते हैं कि T प्रोपोर्शनल, ऐसे भी कह सकते हैं, h3/2 ऊंचाई का इतने गुना होता है। एक और है, संचार उपग्रह पृथ्वी तल के निकट पृथ्वी के चारों परिक्रमण कर रहा है। इस उपग्रह की कक्षीय चाल क्या होगी, परिक्रमण काल क्या होगी? ये अति निकट है, यानी कि आप कक्षीय चाल को लिख सकते हैं GRE, और इसका मान होता है 8 किलोमीटर पर सेकेंड। यानी इस वेग से वो क्या कर रहा है, गति कर रहा है। कक्षीय वेग उसकी ये रहेगी। परिक्रमण काल, जो करीब होते हैं उपग्रह, उनका परिक्रमण काल होता है 24 घंटे। दोनों कैंसिल हो गए आपके। अगला है, ऊर्ध्वाधर किसी पिंड का पलायन वेग इतना है, यदि वस्तु को ऊर्ध्वाधर से 45 अंश के कोण पर फेंक दें, प्रक्षेपित कर दें, तो उसका पलायन वेग क्या होगा? याद रखिएगा, पलायन वेग वही रहेगा 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड के, क्योंकि कोण से कोई फर्क नहीं पड़ता। किसी भी पिंड को पृथ्वी तल से किसी भी प्रकार फेंकिए, 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड के वेग से अगर आप फेंक देते हैं तो वो पृथ्वी के गुरुत्वीय क्षेत्र को छोड़कर पलायित कर जाता है, वापस लौट के नहीं आता। अगला सवाल एक और देखिए, ठीक है। अगला है, किसी पिंड के पृथ्वी को पलायन कराने के लिए, किसी पिंड को पृथ्वी से पलायन कराने के लिए, यानी फेंकने वापस ना आने के लिए किस कोण से प्रक्षेपित करना चाहिए? किसी भी कोण पर, अभी हमने इसमें बताए थे, किसी भी कोण पर प्रक्षेपित करें, है ना, प्रक्षेपित करें। उसका वेग 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड होने पर वह पलायित कर जाएगा, यानी कोण इसके लिए बाध्य नहीं है, ठीक है ना। अगला है, आर त्रिज्या का एक उपग्रह, आर त्रिज्या की कक्षा में एक उपग्रह आवर्तकाल 4 घंटे है, यानी T1 कह लीजिए 4 घंटे। फिर त्रिज्या कितनी है आपकी R हो गई। बाद में त्रिज्या को 3R कर दिया गया, ठीक है। 3R त्रिज्या में उपग्रह का आवर्तकाल कितना होगा, है ना। लिखा है R त्रिज्या की कक्षा का उपग्रह का आवर्तकाल 4 घंटे, यानी ये कंडीशन आपका पूरा हो गया। और फिर बोला है कि 3R त्रिज्या होगी तो उपग्रह का आवर्तकाल कितना होगा। याद रखिएगा, T² प्रोपोर्शनल R³ होता है, यानी T1²/T2² बराबर R1² R2³ है ना। अब इसमें आपको 4 घंटे यहाँ लिखना है। T1/T2 अगर करें तो आपको मिलेगा R1/R2 का पावर 3/2। ये जो स्क्वायर है वो इस साइड जाएगा, ठीक है। तो T1 का आप 4 घंटे लिख लीजिए, T2 आपको निकालना है। थोड़ा सा और देख लीजिए, यहाँ पे R आपका R है तो ये बाद में 3R है, ठीक है। ये आपका कैंसिल हो गया। और देखिए, ध्यान से देखिए, 4/T2 ये यहाँ का आपको देखना है। तो ये देखिए आपका 1/3 का आया 3/2। 3/2 का एक मीनिंग हो गया कि 1/3 1/3 1/3, और ये हाफ हो जाएगा, ठीक है। ये हो जाएगा 4/T2। ये T2 है, स्क्वायर नहीं है, ठीक है, स्क्वायर।
अब देखिए 4, अब हम T2 करेंगे तो देखिए इसमें हाफ निकल के बाहर आ जाएगा तो 3 हो जाएगा और ये √3 हो जाएगा। ठीक है, तो T2 बराबर हो जाएगा 4 तिहाई 12 √3 घंटे, है ना। ये आपका आंसर हो जाएगा। धन्यवाद। हम समझते हैं समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब है भी नहीं।